गांव में नदी किनारे दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन सावित्री का पति कुछ समय से बीमार था, इसलिए वो रोज छोटी बहन रानी के घर काम करने जाती थी। रानी की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी। वह बहुत कंजूस और लालची थी। सुबह के समय सावित्री जल्दी जल्दी अपने घर का काम निपटा के अपनी छोटी बहन रानी के घर की ओर निकलती है। अरे दीदी, आज फिर तुमको देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है और तुम आराम से घर में बैठी रहती हो। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हो तो चलो काम में लग जाओ। माफ करना बहन, मेरा मुन्ना रात भर रोता रहा पेट दर्द से, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। सावित्री तुरंत काम पर लग जाती है। सबसे पहले रानी के घर का आंगन बैठक और सारे कमरों में झाड़ू पोछा करती है। वह एक एक कोना साफ करती है। फिर बर्तन मांजने बैठ जाती है। उधर रानी आराम से बैठकर चाय पीती है। अच्छा सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। अब यह ध्यान रखा है, इसमें से अच्छे अच्छे चावल चुनकर साफ कर दो। टूटा फूटा चावल और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया चावल पकते हैं, समझी? और फिर जल्दी से रसोई में जाकर दोपहर का खाना बना देना। सावित्री चुपचाप बैठकर चावल साफ करती है। फिर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि रानी ने कहा था कि वो पैसे तो नहीं देगी, पर रोज के काम के बदले अनाज देगी। सावित्री सोच रही थी इन चावलों में से उसे भी थोड़ा मिलेगा। रानी, जैसा तुमने कहा था, मैंने अच्छे चावल और टूटे हुए कंकड़ वाले चावल दोनों अलग अलग कर दिए हैं। तुम देख लो। सारे काम निपटाने के बाद सावित्री घर जाने लगती है। रुको दीदी, ये लो, ये टूटे हुए चावल है। मेरे घर में इसे तो कोई खाता नहीं है, इसलिए तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से सब खा लेंगे। रानी टूटा फूटा टुकड़ों वाला थोड़ा सा चावल थैली में डालकर सावित्री को थमा देती है। सावित्री ने बिना कुछ कहे चावल लिया और घर की ओर चल पड़ी। आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया, क्योंकि उसे पता था उसकी मजबूरी और गरीबी में यह चावल भी उसके लिए कीमती है। सावित्री घर जाकर वही चावल बनाकर अपने पति और बच्चे को खिलाती है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। सुबह के समय सावित्री दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा हुआ। सुनो, आज मुझे मछली खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन मांज लो और फिर रसोई में जाकर मछली बना देना। लेकिन हाँ, मसाला अच्छे से पीसना। मछली एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को मजेदार खाना चाहिए। सावित्री चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगी, फिर बर्तन मांजे और आखिर में बैठकर मछली पकाने लगी। वो आज भी मन ही मन सोच रही है, उसके बेटे मुन्ना को यह मछली बहुत पसंद है। सावित्री मसाले कूटती है, प्याज लहसुन छौंकती है, फिर मछली तलकर बड़ी मेहनत से ढेर सारी स्वादिष्ट करी बनाती है। घर महक उठता है। रानी आकर देखती है। वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो, खाना बढ़िया बना है आज तो। उनको मजा आ जाएगा। तुमने तो आज बहुत मेहनत कर दी। रानी और उसका पति आराम से बैठकर मछली खाते हैं। सावित्री की आंखों में एक आंस झलक रहे थे कि शायद आज उसे भी रानी थोड़ी सी मछली देगी, उसके बेटे के लिए। शाम के वक्त सावित्री अपना काम पूरा करके घर जाने लगती है। रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। यह लो, कल रात का बचा हुआ चावल और सब्जी पड़ी थी। तुम यह अपने घर ले जाकर गर्म करके खा लेना। सावित्री ने बिना कोई शिकायत किए बासी चावल और गली हुई सब्जी की थैली उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ी। दिन पर दिन ऐसे ही गुजरते गए। सावित्री हर सुबह माया के घर काम करने जाती और लौटते वक्त माया कुछ न कुछ बासी या खराब खाना उसे देकर भेजती। सुनो, कल तुम जरा सुबह सुबह जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, इसलिए कल हमारे घर पूजा का बड़ा आयोजन होगा।
बहुत सारे मेहमान आएंगे, ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनने हैं, समझी ना? मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। ठीक है, जैसे तुम कहो मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। जो भी काम होगा पूरी मेहनत से करूंगी। अगली सुबह सावित्री जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटा कर जा रही थी। अचानक उसका बेटा घर के बाहर आ गया। माम, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम 10 बजे जाती हो। तो अभी कहाँ जा रही हो? और घर के सारे काम भी जल्दी खत्म कर दिया। क्या बात है माँ? आज तेरी मौसी के घर बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। तेरे मौसा को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए वहां पूजा रखी गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ पकवान बनेंगे। इसीलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। माँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मौसी ने मुझे भी तो बुलाया होगा ना। तुम मुझे लेकर क्यों नहीं जा रही हो? अरे बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू मेरे साथ चल जाएगा तो वो घर पर अकेले हो जाएंगे, इसलिए। ठीक है माँ, आज मौसी के घर मिठाइयाँ बन रही होंगी, वो हमारे लिए भी देगी ना। तुम लेकर आना माँ, मैं इंतजार करूंगा। तुम जल्दी आना। हाँ बेटा, बस तू अच्छे से रहना। मैं काम करके जल्दी लौट आऊंगी। और सुन बेटा, अपने पिताजी का ख्याल रखना। उनकी दवाइयाँ उनके के पास रखी हैं, उनको समय से दे देना। सावित्री अपने बेटे के सामने कैसे भी बहाना बनाकर चली गई। वो सोच रही थी कि उसकी बहन ने सारे गांव को बोलावा दिया, पर उसे एक भी बार नहीं बोला कि तुम अपने बेटे को भी साथ लेकर आना। माया के आंगन में चहल पहल थी। बड़ी बड़ी देगचियां चढ़ चुकी थी। हलवाई बुलाए गए थे और तरह तरह के पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। केसर, बादाम वाली खीर, पूरी, कचौरी, पुलाव, मिठाइयाँ बन रही थीं। मानो पूरा घर स्वाद की खुशबू से महक उठा हो। अरे, आ गई तो अब जल्दी जल्दी काम निपटाओ। देख नहीं रही हो, हलवाई आ चुके हैं और पकवान बन रहे हैं। मुझे सारे बर्तन साफ चाहिए। वो कोने में जो पत्तल पड़ी है, उन्हें भी गिन कर रख दो। आज हमारे घर बहुत मेहमान आने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले तुम घर के बाहर झाड़ू लगाओ, फिर जहाँ पूजा होगी वहाँ झाड़ू पोछा करो, फिर पूरा घर साफ करना। ठीक है, मैं सब कर दूंगी। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें आज शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सावित्री जल्दी सारे काम करने लगी। उसने एक एक कोना साफ किया। धीरे धीरे पूजा का समय भी आ पहुंचा। माया सजी धजी अपने पति के साथ पूजा के स्थान में आ बैठी। उस चेहरे पर शांत थी, सिर पर गहनों की चमक थी। गांव के सबसे बड़े पुजारी को बुलाया गया था। पूरे विधि विधान के साथ पूजा हो रही थी। सारे मेहमान भी वहीं बैठे थे। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हुई। मेहमानों को बैठाकर पत्तल में भोजन परोसा गया। सारा गांव माया के छत में स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था। खीर की खुशबू, मिठाइयों का स्वाद और पकवानों की रौनक चारों ओर छा गई। हर कोई स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहा था। सबको खाना बहुत पसंद आया। फिर धीरे धीरे मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर चल गए। घर में अब शांति छा चुकी थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे पकवान और मिठाइयाँ बच गई थी। आज तो ऊपर वाले की कृपा से बहुत बड़ा आयोजन हो गया। इतना सब पकवान बना, इतने मेहमान आए, पर यह देखो कितनी सारी मिठाइयाँ और पकवान अभी भी बच गए हैं। तुम ऐसा करो, इन सब को उठाकर रसोई में अच्छे से रख दो, और जो मिठाई के बर्तन में नीचे मिठाई के चूरे और शक्कर की परत है, उसको निकालकर अलग कर देना। रानी अपने कमरे में एक पोटली लिए खड़ी थी। उसने सावित्री को अपने कमरे में बुलाया। यह तुम्हारे लिए है। बड़े बर्तनों में जो मिठाई के जो टूटे फूटे टुकड़े बचे थे और जो चीनी के चिपके हुए टुकड़े किनारों पर लगे थे, ये सब तू ले जा। तेरे घर बेटे को खिला देना, क्योंकि मेरे घर तो यह सब कोई खाता नहीं है। सावित्री चुपचाप मिठाई के टुकड़े लेकर अपने घर की ओर निकल गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आज वह जान गई थी कि उसकी बहन के अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। रोते रोते ठोकरें खाती सावित्री जब जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर उस पुराने मंदिर पर पड़ी। गांव की मान्यता थी, उस मंदिर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं और कहते हैं, जिसने भी नाग देवता से
सच्चे मन से कुछ मांगा, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। हे नाग देवता, आज मैं आपके चरणों में आखिरी बार आई हूँ। अब मुझसे यह गरीबी, यह बेबसी नहीं सही जाती। हर रोज अपमान झेलते झेलते मेरा दिल पत्थर हो गया है। अगर आपको सच में दया आती है तो मुझे यहीं तस लीजिए, ताकि मेरा जीवन यहीं खत्म हो जाए। मेरा बच्चा अब और मेरी आंखों के आंसू ना देखे। आज भी वो मासूम मेरा इंतजार कर रहा होगा कि माँ मिठाई लेकर आएगी। लेकिन मैं तो बस यह शक्कर का चूरा और टूटी फूटी मिठाइयां लेकर घर लौट रही हूँ। क्या जवाब दूंगी उसे? कह दूंगी कि तेरी माँ दूसरों की थालियां साफ करती है और रोज बदले में बस ये टुकड़े पाती है। नाग देवता, बस अब मुझे यहीं अपने विष से मुक्ति दे दीजिए। सावित्री का हर शब्द नाग देवता के कानों तक पहुंचा। नाग देवता ने सब कुछ सुना लेकिन उसे डसा नहीं। उनकी आंखों में भी मानो करुणा उतर आई थी। सावित्री रोते वहां से जा ही रही थी। तभी अचानक नाग देवता के चारों ओर एक तेज रोशनी फैलने लगी, मानो उन्होंने सावित्री को आशीर्वाद दिया हो। सावित्री जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंचती है, उसका बेटा दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। माँ, तुम आ गई। देखो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आई हो? माँ, जल्दी से पोटली खोलो ना। मुझे आज मिठाई और पकवान खाने हैं। सावित्री हाथों से पोटली खोलती है और तभी एक चमत्कार घटता है। उस पोटली में ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी, पेड़ा, कचौड़ी और स्वादिष्ट पकवान नजर आते हैं। उसका बेटा खुशी से उछल पड़ता है और मिठाइयाँ खाने लगता है। हे भगवान, यह कैसे संभव हुआ? मैं तो सिर्फ चूरा और शक्कर लेकर आई थी। यह मिठाइयाँ, यह पकवान, ये सब कहाँ से आ गए?